सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा माटी वाली कहानी हमारी पढ़ाई जा रही है कृतिका भाग 1 पुस्तक की, जो हमने नया लेसन शुरू किया है माटी वाली। आपको मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में कि माटी वाली एक मर्म स्पर्शी कहानी है और टिहरी बांध के विस्थापितों की ये कहानी है। यानी कि इस कहानी में, किस कहानी में, माटी वाली कहानी में जो विस्थापितों का दर्द है, जो इस कहानी में दर्शाया गया है। इस कहानी में जो प्रमुख पात्र हैं, इनके मेन कैरेक्टर जो हैं एक ही हैं, जिसका नाम है माटी वाली। उसका कोई नाम कहानीकार विद्यासागर नौटियाल ने नहीं दिया है, माटी वाली ही उसमें नाम दिया गया है, जो कि वृद्ध महिला है। और उस वृद्ध महिला के जो गरीबी है, आर्थिक तंगी है, उसको इस कहानी में दर्शाया गया है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले में, उत्तराखंड जो प्रदेश है उसके टिहरी गढ़वाल ज़िले में भागीरथी नदी पे एक बांध बनाया गया है, जिसे बोलते हैं टिहरी बांध। सन 80 के दशक के आसपास की ये कहानी है। इस कहानी में जो टिहरी बांध से जो प्रभावित हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, विस्थापित बनी, वहाँ से उन्हें दूसरी जगह, अन्यत्र यानी दूसरी जगह पे विस्थापित होना पड़ा। सरकार की ओर से ये घोषणा की गई कि आपको यहाँ से विस्थापित होना है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसे वृद्ध महिला है जिसकी गरीबी, आर्थिक मजबूरी और जिसे हम कह सकते हैं जन्मभूमि के प्रति प्यार, उसे इस कहानी में दर्शाया गया है। एक बार फिर आपको बता दूं, माटी वाली कहानी में टिहरी बांध के विस्थापितों का दर्द इसमें बताया गया है। हमने पिछली वीडियो में समझाया था आपको कि उस पूरे टिहरी शहर में, जो कि आज जलमग्न है, उस वहाँ पर बांध बनाया जा चुका है, उस पुराने तत्कालीन टिहरी शहर में, जिसके स्थान पर आज नया टिहरी शहर बसाया गया है। तो हम बात कर रहे हैं पुरानी टिहरी की। उस शहर में जबकि घर जो है मिट्टी की लिपे हुए होते थे, रसोई घर हो या दीवारों की लिपाई हो, वो लाल मिट्टी से ही होती थी। और उस पूरे टिहरी शहर में वो जो माटी वाली है इतनी प्रसिद्ध है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जो उसके नाम से परिचित न होगा। हम बेटा यहाँ तक पढ़ चुके थे, ध्यान दें बेटा, पेज नंबर 42 की एंड लाइन हमने आपको समझाई थी कि चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, यहाँ बेटा पढ़ें आप ध्यान से, साल 2 साल में मकान के कमरों, अब 43 पेज पे आ जाएं बेटा आप, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती थी। ये लाइन पिछली वीडियो में हमने पढ़ाई थी, मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझें। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, माटा खान माने मिट्टी की खान। बेटा प्रॉपर जो लाल मिट्टी होती थी, आज भी होती है, उस समय भी होती थी, उसकी कहीं प्रॉपर खान नहीं थी, शहर के आसपास नहीं थी, दूर जाकर उसे ये मिट्टी लानी पड़ती। किसको? माटी वाली को। लिखा है भागीरथी और भिलंगना, ये 2 नदियों के नाम है बेटा जहाँ पर ये बांध बनाया गया है। लिखा है भागीरथी और भिलंगना 2 नदियों के तटों, तटों बोलते जो किनारे हैं, पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली, मानी उसमें रेत पाई जाती थी, कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं। किसको बेटा? माटी वाली को। तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। ग्राहक बने कस्टमर। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की, मानी छोटे कद की, एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, यानी विद्यासागर नौटियाल जी जो इस कहानी के कहानीकार हैं, लेखक हैं, वो बता रहे हैं कि भागीरथी और भिलंगना नदियों के तट पर जो ये शहर बसा हुआ था, वहाँ पर जो मिट्टी थी रेतीली होती थी, इसलिए जो नए नए किराएदार भी थे उस टिहरी शहर में, वो भी उस माटी वाली से परिचित हो जाते थे, उसके ग्राहक बन जाते थे। छोटे कद की महिला है,
जिसे लोग माटी वाली के नाम से ही जानते हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले। आपने आमतौर पर देखा होगा, मजदूर वर्ग जब अपने सिर में बोझे को उठाते हैं तो जैसे हम किसी हैंकी को, कपड़े को गोल घुमा करके उसे ऐसा डिल्ला बनाते हैं, उसको बोलेगा, नीचे मीनिंग में लिखा हुआ है, सिर पर बोझे के नीचे रखने के लिए कपड़े की गद्दी, ताकि सिर में वो चुभे ना। ऐसा ही वो करती है कौन? माटी वाली। लिखा है गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। चुलबुल मानी पूर्णतः वो भरा रहता है, जिस कनस्तर पे वो मिट्टी लाती है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, जैसे हमारे तेल के कनस्तर होते हैं, उसका ऊपरी हिस्सा काट दिया जाता है और उसकी मदद से उसमें कुछ अपना एक तरह से पकड़ने को लट्ठी नुमा लगाती है, डंडा लगाती है कुछ, और उसमें मिट्टी भर करके लाती है। लिखा है बेटा, अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वो उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकते हैं, जो अभी मैंने आपको बात बताई है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची। बेटा अंडरलाइन कर दे इस लाइन को। और उसके सामने खड़ी हो गई। जो यहाँ पर लेखक विद्यासागर नौटियाल जी बता रहे हैं कि किस प्रकार माटी वाली मिट्टी पहुँचाती है लोगों के घरों में। जैसे किसी घर में वो मिट्टी डाल रही है तो सामने के घर से एक 9-10 साल की छोटी लड़की कामनी, इसका नाम बताया गया है, दौड़ती हुई आती है। क्या बोलती है देखना, ध्यान सुनना बेटा। इन्होंने कॉमाज में लिखा हुआ है, मेरी माँ ने कहा जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। उस 9-10 साल की लड़की ने बोला उस माटी वाली से कि मेरी माँ ने आपके लिए संदेशा दिया है कि आप हमारे घर में भी मिट्टी पहुँचा दें। क्या जवाब दिया माटी वाले ने? अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। कच्चे आंगन से मतलब है बेटा जिसमें माने न कोई सीमेंटेड हो, न कोई ईंट वगैरह हो, केवल मिट्टी का ही आंगन है। वहाँ पर उड़ेल बोलते हैं गिराने के लिए, यहाँ पर उस मिट्टी को रख दे। उस घर की मालकिन ने बोला जहाँ पर वो माटी वाली मिट्टी पहुँचा रही थी, कंटर को उड़ेलने के लिए बोला है। तू बहुत भाग्यवान है। अब घर की मालकिन कह रहे, किसको? माटी वाले को कह रही है, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। ये टाइम बेटा टाइम के लिए बोला गया है। क्षेत्रीय बोली का शब्द है ये, समय के लिए, जैसे घर में आमतौर बोलते हैं टाइम नहीं है, ऐसे उस मालकिन ने बोला है। भाग्यवान आए खाते वक्त। उस घर की मालकिन ने माटी वाली को ये कहा है कि तू अच्छे टाइम पे आई है। जो भाग्यवान होता है वो खाते हुए आता है, मतलब खाने के समय पे पहुंचता है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। मतलब घर की मालकिन अंदर रसोई में जाती है, उस माटी वाली के लिए 2 रोटी लाती है और फिर अंदर रसोई में जाती है। ध्यान से समझने बेटे कहानी को। आगे पेज नंबर 44। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वक्त माने समय। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। निगाहें मानी नज़र। अब ध्यान देना, इस कहानी में, माटी वाली कहानी में, जो माटी वाली का चरित्र दिखाया गया है, कैरेक्टर दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा दर्शाया गया है। वह गरीब भले ही है, पर उसमें उसके चरित्र को ऐसा दर्शाया गया है कि वह अपने से ज़्यादा अपने जो वृद्ध पति है उसकी चिंता कर। ध्यान देना बेटे कहानी में, यहाँ पर घर की मालकिन के द्वारा जो उसे 2 रोटियां दी गई और रोटियां देने के बाद वो घर की मालकिन अंदर रसोई में चली जाती है। इस टाइम में क्या माटी वाली करती है ये समझने वाली बात है। अब ध्यान दें बेटे क्या करते हो। लेखक ने कहा है कि माटी वाली को अपने भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है। क्या क्या उसने ध्यान से देखा? हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन में तुरंत अपने सिर पर धरे डिल्ले से डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया।
जिस कपड़े को उसने मोड़ करके अपने सिर में जो गोल डिल्ला बनाया हुआ था ताकि उसके सिर में चुभे ना, उसने जैसे ही देखा घर की मालकिन अब अंदर किचन में जा चुकी है, उसने वो तुरंत अपना सिर में रखा हुआ डिल्ला खोला, उसे पूरा ओपन कर दिया। क्या करती है, ध्यान देने बेटा कहानी में। और फिर इकहरा माने उसने उसको समतल कर लिया, खोल दिया पूरे कपड़े को। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ, जिसको उसने गोल डिल्ला बना रखा था। जब उसने उस कपड़े को खोला पूरा, वो क्या बन गया, पुराना कपड़ा बन गया है। अब क्या करते हो बेटा, ध्यान दें, आगे ध्यान से समझें, बहुत रोचक कहानी है। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और से कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी, मैंने उसको फिर बांध दिया। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। जो रोटियां उसके मालकिन ने उसे दी थी, उसमें से उसने एक रोटी को बंद कर दिया। किसके लिए, अपने वृद्ध पति के लिए। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। पुराने टाइम में पीतल के गिलास चलते थे बेटा, उसको पीतल गिलास में चाय दी गई और उसने इतने में एक रोटी को उस कपड़े में मोड़ दिया अपने वृद्ध पति के लिए। ऐसा इस कहानी में आगे बताया जाएगा। ध्यान से आप कहानी को समझें बेटा। ले सद्दा बासी साग कुछ नहीं है अभी इसी चाय के साथ निगल जा। बहुत इम्पोर्टेंट बड़े स्टेटमेंट है ये, आगे पूछा जाएगा आपसे ऐसा ही। ये जो कथन है किसने किससे कहा, जैसे लिखा है ले सद्दा माने ताजे के लिए बोला गया बेटा, बासी भोजन के लिए बोला गया, साग सब्जी के लिए बोला गया है, कुछ नहीं है। घर की मालकिन ने क्या बोला कि साग इत्यादि माने सब्जी इत्यादि कुछ नहीं है, इसी चाय के साथ इन रोटियों को खा ले। माटी वाले ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया ताकि उसकी गर्माहट हाथ में महसूस न हो। अपने ओंठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सुसु करके उस पर लंबी लंबी फूकें मारी। मोस्टली होता है जब चाय गर्म रहती है तो हम उसमें फूंक मारते हैं, उसके लिए बोला गया यहाँ पे। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुलगने लगी। अर्थात उसने धीरे धीरे अपनी मालकिन के द्वारा दी हुई चाय को ठंडा करते करते उसमें फूंक मारते मारते उसे पिया। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। किसके द्वारा बोला गया बेटा, ये माटी वाली के द्वारा। और किसके लिए बोला गया है, ठाकुर जी की धर्मपत्नी ठकुराइन जी के लिए, जिस घर में उसने मिट्टी पहुंचाई है। भूख तो अपने आप एक साग होती है बुढ़िया, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। उसको बोला गया है कि भूख तो अपने आप एक साग होती है, सब्जी होती है बुढ़िया, भूख मिट्टी की भोजन मीठा, अर्थात भूख मिट्टी होती है, ऐसा उसके द्वारा बोला गया। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, अभी किसने बोला है, माटी वाली ने। पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते गिलास। माटी वाली के द्वारा यह कथन उस ठकुराइन जी के लिए बोला गया है कि आपके घर में अभी तक पीतल के गिलास क्या उपलब्ध हैं। आगे बढ़े, ध्यान से सुने। इनकी खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गई। पुरखों बोला गया बेटे पूर्वजों के लिए। पुरखों की गाड़ी कमाई बोला गया मेहनत से कमाया गया धन। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हम हराम के भाव में नीलाम के भाव से मतलब बोला गया है। हराम की भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी मानी आर्थिक परेशानी के दिनों में अपने जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी रखने के बजाय मन महसूस कर, बोलते हैं मन मार कर, मन महसूस कर 2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें। अर्थात उस घर की मालकिन के द्वारा बोला गया है कि हमारे पुरखों के द्वारा ये बहुत मेहनत से कमाया गया धन है, हम इन चीज़ों को नीलाम के भाव नहीं बेचते हैं,
हमने तो अपने जीभ पर स्वाद का भी जो स्वाद का कंट्रोल है, नियंत्रण से भी रखा है मजबूरी में। और चटपटी चीज़ खाने के बजाय हमने अपने मन को दबा करके दो दो पैसे एकत्र करके ये गिलास एकत्र किए हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों के द्वारा एकत्र की गई इस संपत्ति को हमारे बेचने का मन गवाही नहीं देता है, ऐसा माटी वाली के लिए उस ठकुराइन जी के द्वारा कहा गया। तो बेटा इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।